गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी मेहता पीजी कॉलेज से। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी एफिड्रा के बारे में कि एफिड्रा के अंदर किस प्रकार से पॉलिनेशन की क्रिया होती है और उस पॉलिनेशन के बाद में किस प्रकार से मेल गैमेट्स बनते हैं जो एक माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन में पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं, जो कि एक पोलन ग्रेन के अंदर होती है। आज अपन बात करेंगे कि एफिड्रा के अंदर जो पोलन ग्रेन आए थे, उन पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट्स है उनसे किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो आज का अपना टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन एफिड्रा। फर्टिलाइजेशन इन एफिड्रा। फर्टिलाइजेशन इन एफिड्रा। एफिड्रा में निषेचन मैं आपको एक छोटा सा एक पॉइंट समझा दूँ यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि एफिड्रा का जो प्लांट है वो बाकी सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो मैं आपको कई बार कई पॉइंट्स के लिए अलग अलग वेरिएशन में समझा चुकी, लेकिन यहाँ भी एक वेरिएशन है कि बाकी सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन की क्रिया में 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का टाइम लगता है, लेकिन एफिड्रा एक ऐसा प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों के बीच में केवल 10 घंटे का अंतर होता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इसके अंदर जो है एफिड्रा के प्लांट के अंदर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों के मध्य केवल कितना 10 घंटे का समय लगता है। केवल कितना टाइम लगता है? 10 घंटे का टाइम जो है इसके अंदर लगता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो 10 घंटे का टाइम है जो पूरे जिम्नोस्पर्म में क्या है, सबसे कम टाइम है। तो क्या कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में सबसे कम समय फर्टिलाइजेशन में, सबसे कम समय फर्टिलाइजेशन में एफिड्रा में होता है, तो क्या कह सकते हैं कि एफिड्रा एक ऐसा प्लांट है जिसकी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों का मिला करके ही जो टाइम पीरियड है वो केवल 10 घंटे का होता है, यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड होता है। और जो पर्टिकुलर सारे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें से सबसे कम टाइम होता है। अब होता क्या है एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन, ये तो मैंने इसके लिए वो पॉइंट्स बताए जो सबसे डिफरेंट थे। अब फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आता है कि इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो कौन भाग लेगा? एक मेल गैमेट भाग लेगा और एक एग सेल भाग लेगी। कौन भाग लेगा? एक मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट प्लस 1 एग न्यूक्लियस। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? फ्यूज़न करते हैं और फ्यूज़न के बाद में क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। और यही जाइगोट अब अपना बार बार क्या करेगा? डिवीजन, और किसका निर्माण कर देगा? एम्ब्रियो का। किसका निर्माण करेगा? एम्ब्रियो का करेगा।
लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे कल भी अपन ने लास्ट वीडियो में ये चीज़ देखी थी कि जब एक पोलन ग्रेन अपना जर्मिनेशन करता है और एक पोलन ट्यूब बनाता है तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? दो तो प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट, इसके अलावा एक इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टाल्क न्यूक्लियस। एक क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? स्टाल्क न्यूक्लियस। और एक इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ट्यूब न्यूक्लियस। एक इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक स्टाल्क न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और दो मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। अब ये दोनों तो क्या कर रहे थे? इसके प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे। अब बचे दो मेल गैमेट, तो एक मेल गैमेट ने तो किस में भाग ले लिया? इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग ले लिया एग सेल के साथ मिल करके, और बचा हुआ दूसरा जो मेल गैमेट्स होता है यानी कि सेकंड मेल गैमेट, तो बाकी सब वैज्ञानिक तो ये बात सोचते थे कि सेकंड मेल गैमेट या तो पॉली एम्ब्रियोनी उत्पन्न कर देगा या एम्ब्रियो बना देगा या नष्ट हो जाएगा, लेकिन कोई भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सेकंड मेल गैमेट कहाँ गया। इसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था खान। क्या नाम था? खान था उस वैज्ञानिक का नाम। और इस खान ने जो है ये बात 1943 में पहली बार समझाई। कब? 1943 में। क्या समझाया? कि ये सेकंड जो मेल गैमेट है ये वेंट्रल सेल के साथ फ्यूजन कर लेता है। तो इसने क्या कहा कि सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूजन करता है? वेंट्रल न्यूक्लियस। किसके साथ फ्यूजन कर लेता है? वेंट्रल न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर लेता है। अब विपरीत टाइप की दो सेल्स आपस में फ्यूजन करी हैं, बनना तो एम्ब्रियो चाहिए लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनता। ये फ्यूजन करने के कुछ समय बाद में क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ये बात किसने समझाई? खान ने समझाई। कब? 1943 में। कि जो पोलन ट्यूब में आने वाले दो मेल गैमेट होते हैं उनमें से एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना लेता है और स्टाल्क सेल और एक बची हुई थी उसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस। स्टाल्क न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं इसलिए वो फ्यूज़न नहीं करते, लेकिन जब कभी ये पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो ये विपरीत प्रकार के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके और किसका निर्माण कर लेते हैं? एम्ब्रियो का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन 1943 में ये बात खान ने सबसे पहले बताई थी कि जो सेकंड वाला मेल गैमेट होता है जो पोलन ट्यूब के द्वारा आता है वह हमेशा वेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ फ्यूजन करता है। ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब हम वापस अपने इसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो एक मेल गैमेट था जो एक एग सेल के साथ फ्यूजन कर रहा था और फ्यूजन करके किसका निर्माण कर रहा था? जाइगोट का निर्माण करता है। ये जैसे जाइगोट का निर्माण करेगा तो ये जाइगोट क्या करता है? अपना डिवीजन करता है और जैसे जाइगोट अपना डिवीजन करता है तो किसका निर्माण हो जाता है? एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। इस जाइगोट के डिवीजन से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। नो नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बन जाता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एफिड्रा। एफिड्रा में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे होता है? इस जाइगोट की सेल के डिवीजन से होता है। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने ये बनाया एक जाइगोट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है?
2n न्यूक्लियस है। ये जाइगोट क्या करता है, अपना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जैसे ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है तो एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे, दो न्यूक्लियस से कितने बनेंगे, 4, और 4 न्यूक्लियस से कितने बनेंगे, 8। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एफिड्रा का जो जाइगोट है वो 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है और कितने सेल वाला, 8 न्यूक्लियस वाला क्या बना देता है, प्रो एम्ब्रियो। क्या बना देगा, प्रो एम्ब्रियो बना देगा। उस प्रो एम्ब्रियो में कितने न्यूक्लियस होंगे, 8 न्यूक्लियस होंगे, जिनमें से 6 न्यूक्लियस जो हैं वो तो क्या हो जाते हैं, फंक्शनली बन जाते हैं, और 2 न्यूक्लियस प्रो न्यूक्लियस के क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो फाइनली अंत में क्या बनता है कि ये 8 न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस तो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब कितने बचे, 6 न्यूक्लियस बचे। तो ये 6 न्यूक्लियस वाला प्रो एम्ब्रियो, अब मैं एक न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ, ये तो कितने न्यूक्लियस बचे, 6 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो बचा। इनमें से एक न्यूक्लियस वाला प्रो एम्ब्रियो की बात कर रही हूँ मैं, कि एक न्यूक्लियस वाला प्रो एम्ब्रियो, यानी कि प्रत्येक प्रो एम्ब्रियो अब क्या करता है अपना, जैसे मैंने ये बनाया प्रो एम्ब्रियो जिसमें ये एक न्यूक्लियस है, अब ये डिवीजन करके और क्या बनाता है, 2 न्यूक्लियस बना देता है। हर एक प्रो एम्ब्रियो में क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होते हैं, जो डिवीजन करके क्या बनाते हैं, 2 न्यूक्लियस बनाते हैं। ये बना दिए 2 न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस होता है अपर पार्ट की ओर और दूसरा न्यूक्लियस होता है बेसल पार्ट की ओर। तो जो बेसल पार्ट की ओर न्यूक्लियस होता है वो, और अपर पार्ट की ओर होता है वो न्यूक्लियस। जो ऊपर वाले भाग की ओर न्यूक्लियस होता है ये हमेशा किसका निर्माण करता है, सस्पेंसर का। किसका निर्माण करता है, सस्पेंसर का। और जो न्यूक्लियस इसके आधार भाग की ओर होता है ये न्यूक्लियस हमेशा किसका निर्माण करेगा, फीमेल प्रोथेलस में एम्ब्रियो के इनिशियल सेल को धकेलने का काम करता है। तो ये किसका निर्माण कर देता है, एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। तो वो तो किसका निर्माण कर देता है, सस्पेंसर का, और नीचे वाला जो सेल होती है वो किसका निर्माण कर देती है, एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल का। अब ये जो सस्पेंसर है ये क्या करता है, जो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल है इसको धकेल देगा किसके अंदर, जो बना हुआ फीमेल प्रोथैलस है उसके अंदर। तो ये सस्पेंसर क्या करता है, इस एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल को फीमेल प्रोथैलस, किसके अंदर, फीमेल प्रोथैलस, किसके अंदर धकेल देता है, फीमेल प्रोथैलस के अंदर। जो मादा उसका सुकाय होता है उसके अंदर इस एम्ब्रियो को क्या कर देता है, धकेल देता है। जैसे ये इस एम्ब्रियो के अंदर धकेल देता है, अब इसको इस फीमेल प्रोथैलस से क्या मिलने लग जाता है, पोषण मिलने लग जाता है, पोषण प्राप्त होने लग जाता है। जैसे ही इसको पोषण प्राप्त होने लग जाता है तो ये जो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल थी जो फीमेल प्रोथैलस में जा चुकी है, अब ये क्या करती है, पोषण लेती है और किसका निर्माण कर देती है, प्लूमूल और रेडिकल और 2 कॉटिलिडन, किसका निर्माण कर देती है, प्लूमूल, रेडिकल, कॉटिलिडन। और ये जब प्लूमूल, रेडिकल और कॉटिलिडन का निर्माण कर देती है तो इस फीमेल प्रोथैलस में
जो प्रो एम्ब्रियो आया था अब ये क्या बना देगा, सीड बना देगा, बीज का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, बीज का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीड, बीज। तो मैं आपको सीड पढ़ने से पहले एक बार एक पॉइंट और समझा देती हूँ कि एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम पे किस प्रकार से इसके अंदर प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये इसके किसका डायग्राम है, फर्टिलाइजेशन के टाइम का डायग्राम है कि फर्टिलाइजेशन के समय जो एक मेल गैमीट होता है वो इस एग न्यूक्लियस के साथ में एक मेल गैमीट क्या करता है, इस एग न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेता है और किसका निर्माण कर देता है, जाइगोट का। और यही जाइगोट आगे जाकर के क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है। इसके अपेक्स पार्ट के पास में आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेंगी कि नेक सेल प्रेजेंट है। नेक सेल के अंदर की ओर वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस के अंदर की ओर क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल प्रेजेंट है। तो जो ये वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस है, ये वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस, ये तो नेक सेल हो गई, नेक है ये तो इनके लिए कि जो ऊपर से पोलन ट्यूब आएगी वो इसी नेक में से होती हुई अंदर की ओर चली जाएगी, इसी गिरवा में से होकर के अंदर चली जाएगी। लेकिन जो पोलन ट्यूब अंदर प्रवेश करी है उसके अंदर दो मेल गैमीट प्रेजेंट है। तो पहला मेल गैमीट तो इस एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर लेता है और दूसरा मेल गैमीट क्या करता है, ये जो वेंट्रल सेल न्यूक्लियस है इसके साथ में जो सेकेंड वाला मेल गैमीट है वो क्या करता है, अपना फर्टिलाइजेशन तो कर लेता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, डीजेनरेट फॉर्म में चला जाता है, यानी कि वह नष्ट हो जाता है। ये डायग्राम देखे आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से इसके ऊपर की ओर नेक बनती है, नेक के अंदर की ओर वेंट्रल कैनाल सेल होती हैं, वेंट्रल कैनाल सेल के अंदर की ओर इसके अंदर सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती हैं, सेंट्रल सेल के अंदर की ओर एग सेल प्रेजेंट होती है। मतलब एग सेल का इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन रखते हैं ये लोग, इनकी सारी सेल्स जो एक फीमेल प्रोथैलस का निर्माण करती हैं ये इतना प्रोटेक्शन रखती है क्योंकि इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये हुआ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जैसे ही अपना डेवलपमेंट शुरू करता है, पोषण लेना प्रारंभ कर देता है, तो इसके पोषण से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन। तो हम क्या कहेंगे कि बीज की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, एम्ब्रियो होती है। एम्ब्रियो अपना डेवलपमेंट करके क्या बना लेता है, सीड बना लेता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, सीड, बीज, सीड इन एफिड्रा। एफिड्रा के अंदर जो बीज है उसकी बात हम करेंगे कि एफिड्रा के जो बीज है उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो सबसे पहला कैरेक्टर तो यही है कि इसका जो बीज है वो हाइपोजियल जर्मिनेशन के द्वारा जर्मिनेशन करता है। दूसरा स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि ये जब फीमेल प्रोथैलस के ऊपर यानी कि फीमेल कॉर्न पे जब होता है उसी टाइम अपना क्या कर लेता है, जर्मिनेशन कर लेता है। यानी मैं क्या कह सकती हूँ कि जब कोई सीड ज़मीन पर गिरता है उससे पहले अपना जर्मिनेशन कर लेता है तो उसे कहा जाता है विविपेरी। क्या कहते हैं उसको, विविपेरी। तो एफिड्रा का जो सीड होता है वो कैसी कंडीशन का होता है, विविपेरी पाई जाती है उसमें। जो एनिमल्स के अंदर विविपेरस के नाम से जानी जाती है वही विविपेरस प्लांट्स के अंदर विविपेरी के नाम से जानी जाती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका जो सीड होता है इसके सीड के चारों ओर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं। 3 जो है इसके चारों तरफ सीड के कोट पाए जाते हैं यानी कि आवरण जो है इसके चारों ओर पाया जाता है। अब इनमें से जैसे ही इसका सीड यानी कि इस एफिड्रा का सीड क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसके सीड का सबसे बाहर वाला जो कोट होता है यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर कैसी बन जाती है, फ्लैसी बन जाती है। फ्लैसी का मतलब
मांसल हो जाती है, सॉफ्ट बन जाती है। और जैसे ही वो सॉफ्ट बनती है, नमी अवशोषित करती है और इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो जर्मिनेशन करके और क्या बना लेता है, अपना जर्मिनेशन के बाद में सीडलिंग प्लांट बना लेता है। ये हुई इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात। अब ये तो हुए सीड के कैरेक्टर। अब पढ़ते हैं सीड का जर्मिनेशन। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है सीड जर्मिनेशन या जर्मिनेशन ऑफ सीड। इन एफिड्रा। अभी मैंने आपको समझाया क्या पाई जाती है इसके अंदर, विविपेरी पाई जाती है। इसका मतलब इसका जो बीज होता है, इसका जो सीड होता है वो कहाँ रह कर के जर्मिनेशन कर लेता है, फीमेल प्लांट पर। किसके ऊपर, फीमेल जो प्लांट होता है उसके ऊपर क्या बनते हैं, फीमेल कोण बनते हैं। और इसी कोण के ऊपर रह कर के क्या कर लेता है, अपना जर्मिनेशन कर लेता है। और जब कोई प्लांट जिसका बीज ज़मीन पर गिरने से पहले उसी प्लांट के ऊपर रह कर के जब जर्मिनेशन कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं, विविपेरी। विविपेरी तो क्या कहलाता है, विविपेरी कहलाता है। यानी कि पादप के ऊपर रहते हुए ही क्या कर लेता है, अपना जर्मिनेशन कर लेता है। तो क्या कहलाता है, विविपेरी कहलाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता दूँ कि इसका सीड जब अपना जर्मिनेशन करता है तो जर्मिनेशन का एक टाइप होता है जो नॉर्मली सभी प्लांट्स में पाया जाता है। या तो वो एपिकोटाइल टाइप का जर्मिनेशन करेगा या वो हाइपोकोटाइल टाइप का जर्मिनेशन करेगा। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल का मतलब क्या होता है, एपिकोटाइल का मतलब होता है एपी माने ऊपर, जीएल माने जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद में प्लांट के जमीन से बाहर वाले भाग का क्या हो, पहले डेवलपमेंट हो, वो कहलाता है एपीजियल जर्मिनेशन। एक होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल का मतलब होता है हाइपो मानी नीचे, जीएल मानी जर्मिनेशन, कि जब सीड जर्मिनेशन करे तो प्लांट की जो बॉडी है उसमें से जो ज़मीन के अंदर वाला भाग है यानी कि रूट का डेवलपमेंट क्या हो, पहले हो, क्या कहलाता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो जो एफिड्रा का प्लांट है इसमें जो जर्मिनेशन होता है वो कौन से टाइप का जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन इसके अंदर पाया जाता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि एफिड्रा का जो प्लांट है उसके अंदर रूट पार्ट का डेवलपमेंट पहले होता है। अब यहीं मैं एक पॉइंट और समझा दूँ आपको कि इसका जो रूट पार्ट है, कोई भी सीड हो उसके अंदर एक रूट का फॉर्मेशन होता है, एक शूट का फॉर्मेशन होता है। तो रूट का फॉर्मेशन जो है वो रेडिकल के द्वारा होता है और शूट का फॉर्मेशन प्लोमोल के द्वारा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफिड्रा के सीड के अंदर पहले कौन एक्टिवेट होता है, रेडिकल पार्ट एक्टिवेट होता है और जो किसका निर्माण करता है, रूट का निर्माण करता है। ये हुई इसके जर्मिनेशन की बात। अब मैं आपको इसको एक बार डायग्राम के द्वारा दिखाती हूँ। ये है सीड जर्मिनेशन इन एफिड्रा। एफिड्रा के सीड के जर्मिनेशन के बारे में बताया गया है कि ये इसका सीड पार्ट है। इस सीड के चारों तरफ इसका कोट है, सीड का कोट, जिसको क्या कहते हैं, टेस्टा पार्ट कहते हैं। जैसे ही ये जर्मिनेशन किया तो आपको दिख रहा होगा, अभी मैंने आपको समझाया था कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्लूमूल और एक रेडिकल्स। तो इसमें सबसे पहले क्या दिखाई दिया आपको, रेडिकल वाला पार्ट जो है वो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले बाहर कौन निकला, रेडिकल पार्ट निकला। इसका मतलब किसका डेवलपमेंट होगा, रूट पार्ट का डेवलपमेंट होगा। इस रेडिकल ने अपना जर्मिनेशन किया और बाहर की ओर निकल करके क्या बना दी, इसने प्राइमरी रूट बना दी। एक डायग्राम, एक स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये बात भी समझाई थी कि इनका जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर पार्टिकुलर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है रेडिकल, एक पार्ट होता है इसका रेडिकल,
एक पार्ट होता है प्लूमूल और 2 क्या होते हैं कॉटिलीडन। तो यहाँ आप देखोगे कि सबसे पहले निकलेगा रेडिकल, उस रेडिकल के बाद क्या निकलेंगे कॉटिलीडन और उसके बाद में क्या निकलेंगे प्लूमूल। अब अपन वापस अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं एक बार। ये आया ये पार्ट, तो ये दोनों तो क्या बन गए इसके अंदर कॉटिलीडन्स वाले पार्ट बन जाते हैं। ये दोनों तो क्या बन गए कॉटिलीडन, और कॉटिलीडन के अपेक्स पार्ट के ऊपर ये क्या बन गई इसके अंदर प्राइमरी रूट, क्या बन जाती है प्राइमरी रूट वाला पार्ट जो है वो बन जाता है। अब प्राइमरी रूट क्या करती है अपना जो है और आगे की ओर ग्रोथ करेगी और ग्रोथ करके क्या बना लेगी रूट हेयर्स का निर्माण कर लेगी। तो ये प्राइमरी रूट से रूट हेयर्स भी बनेंगे और साथ में क्या बन जाएगी सेकेंडरी रूट का निर्माण भी हो जाता है। और जो दोनों कॉटिलीडन्स होते हैं इन दोनों कॉटिलीडन्स के बीच में से बहुत पतली सी फोलिएज टाइप की क्या निकल जाती है लीफ निकलती है। ये लीफ फर्स्ट टाइम निकलती है इसलिए इनका नाम क्या रख दिया जाता है फर्स्ट फोलिएज लीव्स। फर्स्ट टाइम निकलती हैं, बहुत पतली टाइप की होती हैं इसलिए इनका नाम क्या रख दिया जाता है फोलिएज लीफ। फर्स्ट टाइम निकली तो फर्स्ट फोलिएज लीफ। यहाँ एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जैसे ही रेडिकल्स के द्वारा रूट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम रूट के टिप पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है रूट कैप प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है रूट के ऊपर ये कैप पार्ट जो आपको दिख रही है इस तरीके से, ये कैप पार्ट प्रेजेंट होता है। ये रूट के ऊपर जो कैप होती है वो ध्यान रखना रूट की प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। क्यों? क्योंकि रूट पार्ट ज़मीन के अंदर जाता है तो सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी क्या होता है एक फोर्स होता है, एक बल होता है और इसको तो उस बल को सहन करते हुए अंदर जाना है। इसलिए रूट का कैप पार्ट क्या करता है इसको प्रोटेक्ट रखता है, इसको सुरक्षित रखता है। अब ये रूट कैप तो इसके ऊपर जब तक रहेंगी जब तक रूट आगे चलती रहेंगी, जैसे जैसे इसके अंदर रूट हेयर्स बनते हुए चले जाएंगे प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा और अंत में इसके ऊपर वाले भाग से दोनों कॉटिलीडन्स के बीच में, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये दोनों कॉटिलीडन्स है, इनके बीच में से एक फोलिएज लीफ जैसे इस डायग्राम में दिखा रखी है वो निकल जाती हैं और वापस क्या बना देती हैं एफिड्रा का प्लांट। ये हुआ एफिड्रा के प्लांट के सीड का जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद में हम इसके अंदर एक पॉइंट और पढ़ते हैं कि एफिड्रा की लाइफ साइकिल जो है वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है। ये सीड का एलएस और दिखा देती हूँ आपको। सीड का जब हम एलएस सेक्शन काटते हैं तो इसके एलएस सेक्शन में निम्न पार्ट होते हैं। मेन रूप से तो ये 2 इंटेगुमेंट होते हैं, एक इंटेगुमेंट होता है आउटर इंटेगुमेंट और एक होता है इसका इनर इंटेगुमेंट वाला पार्ट। तो जो आउटर इंटेगुमेंट होता है वो और जो इनर इंटेगुमेंट होता है वो दोनों में एक वेरिएशन होता है कि आउटर इंटेगुमेंट थोड़ा सा थिक टाइप का होता है लेकिन इनर इंटेगुमेंट एक थिन टाइप का होता है, पतले स्ट्रक्चर वाला होता है। ये पार्ट है इसका पूरा फीमेल गैमेटोफाइटिक पार्ट है जो आपको डॉट 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 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सबसे अंदर की ओर आपको ये 2 पार्ट दिख रहे हैं, ये कॉटिलीडन्स वाले पार्ट है, ये इसके अंदर ब्रैक्ट पार्ट है जो इसकी सुरक्षा करते हैं और ये ब्रैक्टी बाहर की ओर लहरदार स्ट्रक्चर में निकले हुए होते हैं। इसके अंदर की ओर ये एक पतली सी लाइन के रूप में और प्रेजेंट होता है। ये भाग कहलाता है इसका न्यूसिलस। इसी को देख के आपके समझ में आ गया होगा कि ये दोनों कॉटिलीडन्स जो हैं ये पीछे की ओर जो है किसका निर्माण कर देंगे रेडिकल का निर्माण कर देंगे और आगे की ओर इस भाग से किसका निर्माण कर देंगे प्लूमूल का निर्माण कर देंगे। यानी कि ये भाग प्लूमूल बना देगा और ये भाग इसके रेडिकल का निर्माण कर देगा। तो पीछे की ओर इसमें बन जाते हैं रेडिकल, आगे की ओर बन जाता है प्लूमूल। इस प्लूमूल जैसे ही जर्मिनेट करता है तो इनके बीच में से, इन दोनों कॉटिलीडन्स के बीच में से यहाँ से क्या निकल जाती हैं फोलिएज लीव्स। ये फोलिएज लीव्स कब निकलती हैं? फर्स्ट टाइम निकलती हैं जब रेडिकल्स
बाहर की ओर निकल के रूट का फॉर्मेशन करता है। ये हुआ अपना पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि एफिड्रा की जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है लाइफ साइकिल ऑफ एफिड्रा। साइकिल ऑफ एफिड्रा, एफिड्रा का जीवन चक्र, एफिड्रा का जीवन चक्र। सबसे सिंपल पॉइंट्स के फॉर्मेशन में समझाऊं मैं आपको कि एफिड्रा का जीवन चक्र बाकी सारे जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उन्हीं के समान होता है। यानी कि मेल प्लांट जो है उसके ऊपर मेल फ्लावर बनेंगे, फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर बनेंगे। तो मैं यहाँ मेल और फीमेल प्लांट लिख देती हूँ। सबसे पहले ये मैंने लिखा एफिड्रा मेल प्लांट, इसी के साथ लिख देती हूँ एफिड्रा फीमेल प्लांट। अब जो एफिड्रा का मेल प्लांट है इसके ऊपर तो किसका डेवलपमेंट होगा, माइक्रोस्पोरोफिल का डेवलपमेंट होगा, माइक्रोस्पोरोफिल। और जो फीमेल प्लांट है उसके ऊपर किसका डेवलपमेंट होगा, मेगा स्पोरोफिल का। अब जो माइक्रोस्पोरोफिल है इसमें क्या बनेंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो फीमेल है उसके अंदर क्या बनेंगी, ओवल बनेंगी। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये किसका निर्माण करेंगी, माइक्रोस्पोर का। और जो ओवल है वो किसका निर्माण करेगा, आर्किगोनिया। अब जो आर्किगोनिया बन चुकी हैं ये और माइक्रोस्पोर, इन दोनों के अंदर क्या बनेंगी, इसके अंदर तो बनेंगी मेगा स्पोर मदर सेल, और इसके अंदर क्या बनेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की पूरी स्टेज कैसी है, 2n है, डिप्लॉयड है। इसके बाद में जो ये दोनों सेल क्या करती हैं, अपना मियोसिस डिवीजन। और जो मेगा स्पोर है मदर सेल वो किसका निर्माण करेगी, मेगा स्पोर का। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो किसका निर्माण करेगी, माइक्रोस्पोर का। अब ये मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर मैं यहाँ बना देती हूँ, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन। यानी कि पॉलिनेशन ऑब्लिक फर्टिलाइजेशन, क्या करेंगे, ये पॉलिनेशन करेंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। और किसका निर्माण कर देंगे, जाइगोट का। ये जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। अब ये जाइगोट अपना क्या करेगा, डिवीजन करेगा। और डिवीजन के बाद में क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। यहाँ तक कि जो प्रोसेस है वो जिम्नोस्पर्म में से साइकस और पाइनस के समान होती है, लेकिन वहाँ प्रो एम्ब्रियो के बाद में
सेल डिवीजन जो होता है उसमें पर्टिकुलर एम्ब्रियो की संख्या 6 8 ऐसे नहीं होती, वहाँ एक ही एम्ब्रियो बनता है तो एक ही नाम रख दिया जाता है। यहाँ पर ये एम्ब्रियो जो है अपना डिवीजन करता है, कौन सा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कितने टाइम करता है? 3 टाइम्स, 3 बार अपना डिवीजन करता है और क्या बना देता है? 8 न्यूक्लियस। ये 8 न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं? प्रो एम्ब्रियो। इन प्रो एम्ब्रियो में जो 8 न्यूक्लियस हैं इनमें से 2 न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। इनमें से 2 न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। 2 न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? नष्ट हो गए। तो कितने बच गए? 6 न्यूक्लियस। कितने न्यूक्लियस बच गए? 6 न्यूक्लियस बच गए। अब ये जो 6 न्यूक्लियस के प्रो एम्ब्रियो हैं ये फिर अपना सेल डिवीजन करते हैं और उस सेल डिवीजन से किसका निर्माण हो जाता है? प्रो एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। अब जो प्रत्येक प्रो एम्ब्रियो बचता है, इस हर एक प्रो एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट होता है? रेडिकल। क्या बचता है? रेडिकल बचता है, प्लूमूल बचता है, रेडिकल, प्लूमूल, और 2 क्या बचते हैं? कॉटिलिडन बचते हैं। अब ये पूरा पार्ट क्या कर लेता है? अपना डेवलपमेंट और किसका निर्माण कर देता है? सीड का। और ये सीड अब क्या करता है? अपना जर्मिनेशन और क्या बना देता है? सीडलिंग। और यही सीडलिंग क्या बना देगा? एफिड्रा प्लांट। क्या बना देगा? एफिड्रा का प्लांट। अब मैं वापस एक बार बैक आके आपको समझाना चाह रही हूँ कि मियोसिस से पहले तक इसकी स्टेज रहती है डिप्लॉयड, और इसके बाद में जब तक ये अपना फ्यूजन नहीं करते हैं तब तक इनकी स्टेज रहती है हैप्लॉइड। तो जो हैप्लॉइड स्टेज है उसका दूसरा नाम क्या होता है? गैमेटोफाइटिक स्टेज। और ये पूरी स्टेज क्या होती है? 2n होती है। किसके समान? इस स्पोरोफाइटिक जनरेशन के समान। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर इसका जो सीड होता है उसका जर्मिनेशन हो जाता है और वापस क्या बन जाता है? एफिड्रा का प्लांट बन जाता है। अब ये तो हुई इसकी लाइफ साइकिल की बात कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एफिड्रा। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एफिड्रा कि एफिड्रा के प्लांट के क्या क्या आर्थिक महत्व हैं। एफिड्रा के प्लांट्स के 2 इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। एक तो मेडिसिन्स के रूप में क्या यूज किया जाता है और एक इसके जो राइजोम्स होते हैं उनको जलाने के लिए काम में लिया जाता है। तो एफिड्रा की एक स्पीसीज का नाम होता है एफिड्रा जिरार्डियाना। कौन सी स्पीसीज होती है? एफिड्रा जिरार्डियाना। एक स्पीसीज होती है इसकी एफिड्रा जिरार्डियाना और एक स्पीसीज होती है इसकी एफिड्रा नेब्रोडेंसिस। एफिड्रा नेब्रोडेंसिस।
ये दोनों स्पीसीज ऐसी होती हैं कि इन दोनों से एफिड्रीन नामक, कौन सी, एफिड्रीन, इस एफिड्रीन नामक मेडिसिन्स को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, मेडिसिन्स को प्राप्त किया जाता है। और जो ये मेडिसिन्स प्राप्त की जाती है, इस मेडिसिन्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस एफिड्रीन का यूज, एफिड्रीन का यूज दमा जो होता है, दमा की जो बीमारी होती है उसके लिए यूज किया जाता है। दमा की दवाई बनाने में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। एक स्पीसीज, दूसरा उपयोग है इसका, एक स्पीसीज है एफिड्रा जिराडियाना। इसके जो राइजोम्स होते हैं उनको तिब्बत में जलाने के लिए काम में लिया जाता है। कौन सी स्पीसीज है, एफिड्रा जिराडियाना। इसको कहाँ पर, तिब्बत में, तिब्बत में कौन से पार्ट को, राइजोम पार्ट को क्या करते हैं, जलाने के लिए इसे क्या करते हैं, यूज किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी लीफ जो है वो बहुत छोटी होती हैं, नोड इंटरनोड खोखले होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते नहीं, इसलिए लकड़ी के रूप में यूज करने से, जिसके इसकी जो राइजोम्स होती हैं जो गांठ के रूप में होती हैं उनको ज़रूर हम जलाने के लिए, हम नहीं मतलब तिब्बत वाले जो लोग होते हैं वो जलाने के लिए लकड़ी की जैसे यूज कर लेते हैं। बाकी इसका सबसे मेन जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो यही है कि दमा की जो बीमारी होती है उसके लिए जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उसमें एफिड्रीन प्रेजेंट होता है। और वो एफिड्रीन केवल किससे प्राप्त किया जाता है, इसी एफिड्रा की दो स्पीसीज होती हैं, एक एफिड्रा जिराडियाना और एक एफिड्रा नेब्रोडेंसिस। इन दोनों स्पीसीज से ही क्या प्राप्त की जाती है, वो मेडिसिन प्राप्त की जाती है। ये हुए इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर कि जिम्नोस्पर्म में और इस एफिड्रा में, एफिड्रा का जो है एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट्स ही है ये भी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ सिमिलरिटी है और एक इसकी सिमिलरिटी एंजियोस्पर्म के साथ साथ क्या क्या है। तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ जिम्नोस्पर्म के साथ एफिड्रा की समानताएं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है जिम्नोस्पर्म के साथ, जिम्नोस्पर्म के साथ एफिड्रा की समानताएं, सिमिलरिटी विद जिम्नोस्पर्म, सिमिलरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म विद एफिड्रा। तो एफिड्रा के साथ इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट समानताएं हैं वो क्या क्या हैं कि पहली समानता तो कि जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, विदाउट कोट वाले होते हैं और इनके सीड भी क्या होते हैं, विदाउट कोट वाले ही होते हैं, पहली समानता। दूसरी समानता, इनमें फ्लावर तो बनते हैं लेकिन फ्लावर में स्टाइल और स्टिग्मा नहीं बनती। तो दूसरी समानता ये है कि इनमें स्टाइल भी नहीं बनती और स्टिग्मा भी नहीं बनते, डायरेक्ट क्या बनते हैं, ओविल ही बनते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि स्टिग्मा और स्टाइल क्या होती है, इनके अंदर एब्सेंट होती है। और बाकी सारे जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्या होता है कि स्टाइल और स्टिग्मा दोनों क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तीसरा कैरेक्टर कि जो पोलन ग्रेन होता है, वो पोलन ग्रेन किसका निर्माण करता है, किसके अंदर जाकर के पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, न्यूसिलस वाले पार्ट के अंदर जाकर के पूरी प्रोसेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें भी पॉलिनेशन की क्रिया एयर के द्वारा होता है, यानी वायु परागण होता है। और इसमें भी पॉलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है,
एयर द्वारा ही होती है। इसमें भी जो है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है, एयर के द्वारा ही होती है। और बाकी सारे जिम्नोस्पर्म में भी पॉलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है, एयर के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बाकी सारे जिम्नोस्पर्म में जब पोलन ग्रेन कहाँ पहुँचता है, एग सेल के पास में पहुँचता है, तो उस टाइम उसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर पॉलिनेशन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए पहुंचता है, उस टाइम इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। एक इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक इसके अंदर स्टाल्क न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेम वही प्रोसेस इसके अंदर भी पाई जाती है कि ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक स्टाल्क न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अलावा 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि जितने जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें भी प्रोएम्ब्रियो बनते हैं और इसमें भी किसका निर्माण होता है, प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और ये प्रो एम्ब्रियो जो 6 बन रहे थे, एक से ज़्यादा बनते हैं, इसलिए कौन सी कंडीशन हो जाती है, पोली एम्ब्रियोनी, बहुगुणता भी जो है इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर, जैसे बाकी सबके अंदर क्या एब्सेंट थे, फ्रूट एब्सेंट होते हैं और इसके अंदर भी क्या एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन फ्रूट। नंबर 7 कि जिम्नोस्पर्म में भी फ्रूट एब्सेंट होते हैं और इसमें बेचारे में फ्लावर बनने के बाद में भी क्या होते हैं, फ्रूट एब्सेंट होते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया, इसके अंदर फ्रूट भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये सारी तो हुई किसके साथ समानताएं, जिम्नोस्पर्म के साथ समानताएं। लेकिन एफिड्रा एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के मध्य की कड़ी है, इसलिए ये सिमिलरिटी किसके साथ रखता है, एंजियोस्पर्म के साथ भी सिमिलरिटी रखता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा अपनी कि एंजियोस्पर्म के साथ एफिड्रा की समानताएं। एंजियोस्पर्म के साथ एफिड्रा की समानताएं, इसके साथ भी इसकी समानताएं होती हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में बता देती हूँ मैं आपको कि बहुत सारी समानताएं ऐसी होती हैं जो एफिड्रा के साथ भी ये रखता है। जैसे जो इनके अंदर सेकेंडरी जाइलम होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, वेसल्स, जो किसका करेक्टर है, एंजियोस्पर्म का पर्टिकुलर करेक्टर है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके सेकेंडरी जो जाइलम होता है, सेकेंडरी जब ग्रोथ होती है तो वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे क्या प्रेजेंट होती हैं, वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। दूसरा स्पेसिफिक कौन क्या है इसका पॉइंट कि जो मेल कौन होते हैं इसके अंदर वो किसके समान होते हैं, स्पाइक के समान होते हैं। और स्पाइक क्या होता है, एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, क्या होता है, एक पुष्प क्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के जो कोण होते हैं वो किस फॉर्म में लगे हुए होते हैं, स्पाइक के फॉर्म में लगे हुए होते हैं। ये भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो एंजियोस्पर्म से समानता रखता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल कोण बनते हैं उनके नीचे, कि मेल एंड फीमेल जो कोण बनते हैं इनके नीचे क्या पाए जाते हैं, ब्रैक्ट पाए जाते हैं, सहपत्र पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनके जो ओवल होते हैं उनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 इंटेगुमेंट, 2 आधे आवरण जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आज अपन ने छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट किए और आज अपना एफिड्रा कंप्लीट। जैसे आज अपन ने पढ़ा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, सीड का डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल इसकी जिम्नोस्पर्म के साथ समानता और इसकी एंजियोस्पर्म के साथ समानता। आज का टॉपिक अपना यहाँ तक कंप्लीट है। कल अपन एंजियोस्पर्म में मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स।